आपके सामने स्क्रीन पर एक फ्रिज है। बाहर से बिल्कुल वैसा जैसा कोई आम फ्रिज दिखता है। इसके अंदर स्टील के रैक हैं और ऊपर प्लास्टिक की ट्रे में प्लास्टिक के कुछ पैकेट्स रखे हैं। दरवाजे की जो पॉकेट्स है उसमें पानी की बोतल्स रखी हैं। यानी बाहर से एकदम सामान्य दिखने वाला आपके और मेरे घर वाला 300 लीटर का फ्रिज। लेकिन इस फ्रिज का दरवाजा जब भी खुलता था तो एक राज बाहर झांकता था। एक ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए अगरबत्तियां जलाई गईं, रूम फ्रेशनर छिड़का गया। और हर रात जब भी इस फ्रिज का दरवाजा खुलता था तो एक प्लास्टिक बैग बाहर निकाला जाता था और फिर वो प्लास्टिक बैग एक काले बैग में जाता था और इन पैकेट्स को दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया जाता था। आखिर क्या था इन पैकेट्स में जिसके राज जब खुले तो पूरे देश में एक अलग खौफ पैदा हो गया। और उसके बाद सबकी जुबान पर बस दो नाम थे, आफताब और श्रद्धा। क्या है इनकी कहानी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मई 2022, दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर है। साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर की गली में एक हरे रंग की बिल्डिंग है। 3 फ्लोर की यह बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती है और उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लैट है। एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम। और 8 मई 2022 को इसी फ्लैट में 2 लोग रहने आते हैं, आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉलकर। दोनों मुंबई से दिल्ली आए थे। उनके हाथ में बैग्स थे, कपड़े, कुछ सामान और एक नई जिंदगी को शुरू करने का फैसला। दोनों साथ में मूव इन कर रहे थे, यानी लिव इन में रहने का फैसला कर चुके थे। श्रद्धा वॉलकर और आफताब की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। मुंबई के वसई इलाके में दोनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे। सबसे पहले ये दोनों एक डेटिंग ऐप बम्बल पर मिले। वहां एक दूसरे को राइट स्वाइप किया और फिर बातचीत शुरू हो गई। पहले तो एक सामान्य दोस्ती थी, फिर उसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगी और बातचीत लंबी होने लगी। और कुछ महीनों बाद दोनों ने यह फैसला किया कि क्यों ना अब साथ रहा जाए। लेकिन श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इस बात पर श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और वो आफताब के साथ रहने लगी, पहले नागांव में और फिर वसई में। रिश्ते की शुरुआत बहुत आसान, लेकिन धीरे धीरे किसी बात को लेकर टेंशन्स बढ़ने लगी और फिर झगड़े होने लगे। और झगड़े इतने सीरियस होने लगे कि कई बार बात हाथापाई तक पहुंच जाती। श्रद्धा ने अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि आफताब उसे मारता है, लेकिन हर बार मामला सुलह से खत्म हो जाता। फिर दोनों कुछ दिन तक सामान्य तरीके से रहते और फिर बाद में यही सिलसिला चलता रहा। और 2022 में दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना शहर बदल दिया जाए। शायद शहर बदल देने से हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकेंगे। और यही सोचकर 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। मेहरौली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। चूंकि घर छोटा था तो किराया भी कम था और आसपास जंगल का इलाका था। सड़कें ज्यादा क्राउडेड नहीं रहती थी। मकान मालिक से फटाफट बात हुई और फ्लैट मिल गया। अब दोनों धीरे धीरे घर में अपना सामान सेटल करना शुरू करते हैं। बेड लगाते हैं, किचन में बर्तन रखते हैं और धीरे धीरे ये घर बसने लगता है। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल। लेकिन शादी की जब भी बात होती थी तो ये बहस हो जाती थी, क्योंकि श्रद्धा चाहती थी कि आफताब उससे शादी कर ले और आफताब इस बात को हमेशा टालता था। और कई बार इसी मुद्दे पर बात आकर के अटक जाती थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ 18 मई 2022 की शाम को। उस दिन दोनों घर पर थे और शाम को ये बातचीत शुरू हुई, जो बात बहस में बदल गई। और उसी रात करीब 10 बजे झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। श्रद्धा जोर जोर से चिल्ला रही थी और शादी को लेकर जिद पर अड़ गई थी। आफताब को इस बात पर बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने श्रद्धा का पहले मुंह दबाया, फिर उसके बाद उसका गला दबाने लगा। और बस थोड़ी ही देर में श्रद्धा की जान निकल गई। जब उसने श्रद्धा का हाथ छोड़ा तो श्रद्धा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में अब सन्नाटा था।
आफताब कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और ये करते करते पूरी रात बीत गई। उस रात आफताब घर से बाहर ही नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक वो पूरी रात उसी कमरे में रहा। उसने अपना फोन निकाला, इंटरनेट खोला और सर्च करना शुरू किया कि किसी लाश को कैसे छिपाया जा सकता है। वो अलग अलग तरीके पढ़ता रहा और इस बीच कई घंटे बीत गए, और सुबह होने तक उसने फैसला कर लिया था कि अब वो क्या करने वाला है। और 19 मई की सुबह आफताब घर से बाहर निकलता है और बाजार जाता है, और वहां से एक बड़ी आरी खरीदता है, कुछ प्लास्टिक के बैग्स लेता है और एक बड़ा फ्रिज खरीदता है, करीब 300 लीटर का फ्रिज। और उसी दिन फ्रिज घर आ जाता है। आफताब कमरे का दरवाजा बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है और फिर श्रद्धा की बॉडी को काटना शुरू कर देता है। और फिर 10 घंटे में श्रद्धा की बॉडी के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, कुल 35 टुकड़े। उसके बाद हर बॉडी पार्ट को वो पानी से धोता है और प्लास्टिक बैग्स में पैक कर देता है, और एक एक करके इन सारे पैकेट्स को उसी फ्रिज में रख देता है। घर में सब कुछ शांत और सन्नाटा है, लेकिन आफताब की कहानी अब शुरू हुई थी। आफताब किचन की शेल्फ से अगरबत्ती निकालता है और एक साथ कई सारी अगरबत्तियां जलाता है। फिर खूब सारा रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है, और ये सब लगभग रोज होने वाला था, क्योंकि इस घर के फ्रिज में खाना नहीं रखा जा रहा था, यहां एक हत्या का सबूत रखा हुआ था। फ्रिज का टेम्परेचर भी कम कर दिया गया ताकि शरीर के हिस्से जल्दी सड़े नहीं। दूसरी तरफ घर के बाहर से देखने पर कुछ एबनॉर्मल नहीं लग रहा था। दिन के समय आफताब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। वो फोन इस्तेमाल करता, इंटरनेट चलाता और खाना भी ऑर्डर करता, लेकिन असली काम वो रात में शुरू करता था। दिल्ली, जहां आमतौर पर रात के 12 बजे सड़कें खाली हो जाती हैं, ट्रैफिक कम हो जाता है, और उसी समय आफताब अपने फ्लैट का दरवाजा धीरे से खोलता था, और उसके हाथ में हर बार एक बैग होता था, और उस बैग के अंदर एक और प्लास्टिक बैग, और उस बैग में फ्रिज से निकाला गया एक डेड बॉडी का टुकड़ा। उसने ये फैसला किया था कि वह सारे टुकड़ों को एक साथ नहीं फेंकेगा। हर रात एक या 2 पार्ट लेकर फ्लैट से बाहर जाएगा। फ्लैट से बाहर निकलकर वो सीढ़ियां उतरता था, फिर गली पार करके थोड़ा आगे बढ़ता था। क्योंकि आसपास जंगल का इलाका था और मेहरौली के पास छतरपुर के आसपास कई हिस्सों में घना झाड़ झंखाड़ है। पुलिस का मानना है कि आफताब उन्हीं जगहों पर जाकर शरीर के हिस्से फेंकता रहता था, कभी झाड़ियों में, कभी जमीन में हल्का गड्ढा खोदकर, तो कभी सीधे जंगल में ही फेंक देता था। और यह सिलसिला 18 रातों तक चलता रहा। हर रात फ्रिज से बॉडी के हिस्से कम होते गए, और दिल्ली के उस इलाके में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आसपास आखिर हो क्या रहा है। इन 18 दिनों के दौरान आफताब फ्लैट में अकेला नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक उसने सामान्य व्यवहार बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने कई बार खाना ऑर्डर किया और प्रॉपर इंटरनेट इस्तेमाल किया, और अपने फोन से सोशल मीडिया भी चलाता रहा। कहा जाता है कि श्रद्धा के फोन का भी वो यूज कर रहा था ताकि लोगों को लगे कि वो अभी भी जिंदा है। पुलिस के मुताबिक 22 मई से 26 मई के बीच श्रद्धा के बैंक अकाउंट से करीब 54,000 रुपए भी ट्रांसफर किए गए, और ये सारे ट्रांजैक्शन आफताब ने किए थे। और इसी दौरान श्रद्धा का फोन भी यूज करा गया, और बाद में यही फोन बंद कर दिया गया, लेकिन फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के छतरपुर इलाके में ही मिली। इस बीच श्रद्धा के परिवार और दोस्तों का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। शुरुआत में लोगों को लगा कि वो काफी बिजी है, लेकिन धीरे धीरे ये चिंता बढ़ने लगी, और मुंबई में उसके परिवार को भी शक होने लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इधर दिल्ली में आफताब अपनी प्लानिंग के अनुसार अपना काम करता रहा। उसने बॉडी के बड़े पार्ट्स को और छोटे टुकड़ों में काटा ताकि उन्हें आसानी से फेंका जा सके। कुछ हड्डियों को तोड़ा और कुछ हिस्सों को अलग किया। इस दौरान घर के अंदर बदबू ना फैले तो वो लगातार अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। हत्या के बाद भी आफताब ने डेटिंग ऐप का यूज किया, और तो और उसने इसी दौरान एक महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया
और उस समय श्रद्धा के बॉडी के कुछ पार्ट्स अभी भी फ्रिज में रखे हुए थे। जून के शुरुआती दिनों तक फ्रिज धीरे धीरे खाली हो गया था। बॉडी के लगभग सारे हिस्से अलग अलग रातों में जंगल में फेंके जा चुके थे और घर के अंदर अब कोई बड़ा सबूत मौजूद नहीं था। अब आफताब थोड़ा रिलैक्स हो चुका था क्योंकि उसने लाश को लगभग ठिकाने लगा दिया था। फिर आती है तारीख 14 सितंबर 2022। मुंबई के वसई में एक फोन कॉल होती है। श्रद्धा वॉलकर के दोस्त लक्ष्मण नादर ने उसके भाई श्रीजय वॉलकर को फोन किया। उसने कहा कि कई महीने हो गए और श्रद्धा से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसका फोन बंद आ रहा है। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। पहले ये लगा कि शायद वो काम में बिजी होगी, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा हो गए यार, आखिर वो है कहां? और फिर श्रीजय को ये बात ठीक नहीं लगी और उसने ये बात अपने पिता विकास वॉलकर को बताई। विकास वॉलकर पहले से बेटी को लेकर टेंशन में थे और इसी बीच उन्होंने श्रद्धा का कई बार सोशल मीडिया देखा जो लंबे समय से अपडेट नहीं था। और आखिरकार उन्होंने महाराष्ट्र के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले श्रद्धा के फोन की लोकेशन ट्रैक की गई, जिसमें आखिरी लोकेशन दिल्ली की मिली। मुंबई पुलिस को पता चला कि श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहती है और यही जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा। फिर विकास वॉलकर खुद दिल्ली आ गए और 8 नवंबर 2022 को वो छतरपुर पहुंच गए, ठीक उसी बिल्डिंग में जहां श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। वहां पहुंचने पर फ्लैट का दरवाजा बंद था। विकास वॉलकर तुरंत मेहरौली पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी लंबे समय से गायब है और उन्हें शक है कि आफताब का इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच शुरू कर देती है। दिल्ली पुलिस की टीम आफताब तक पहुंच जाती है। शुरुआत में आफताब कहता है कि उसका और श्रद्धा का कोई झगड़ा हुआ था और श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई और उसने दावा किया कि उसे पता ही नहीं है कि आखिर वो गई कहां। लेकिन पुलिस को उसके बयान पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने फिर थोड़ी सख्ती दिखाई और वो सख्ती दिखाते ही आफताब टूट गया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि 18 मई 2022 को उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। उसने बताया कि झगड़े के दौरान उसने श्रद्धा का गला दबा दिया था और फिर अगले दिन जाकर बाजार से आरी और फ्रिज खरीदा और फिर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने वाली बात आखिर उसने बता दी। कबूलनामे के बाद पुलिस हरकत में आई। फिर पुलिस की टीम आफताब को लेकर मेहरौली के जंगलों में पहुंची और वही जंगल जहां उसने बॉडी के अलग अलग हिस्सों को फेंका था। उस समय आफताब का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और पुलिसकर्मी चारों तरफ मौजूद थे और ये बात मीडिया को भी पता चल जाती है, जिसके बाद काफी सारी मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। आफताब पुलिस को अलग अलग जगहों पर ले गया। उसने बताया कि किस रात कौन सा हिस्सा उसने कहां फेंका था। पुलिस ने वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद कर लिए। कुल मिलाकर करीब 13 हड्डियों के हिस्से मिले। इनमें से कई को बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और पुलिस को अभी भी कई हिस्सों की तलाश थी, खास तौर पर खोपड़ी और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार। फ्लैट के अंदर भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। किचन, बाथरूम और कमरा, हर जगह से पुलिस ने सैंपल लिए। फॉरेंसिक टीम ने दीवारों और फ्लोर से भी कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए। फ्रिज को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया और जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी इकट्ठा कर ली। उसमें आफताब कई बार रात में बैग लेकर बाहर जाते हुए दिखाई दिया और यही फुटेज केस के लिए सबसे अहम सबूत बन गई। पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया। यह टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में हुआ। इसमें उससे हत्या और शव के टुकड़े करने से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए और तो और बाद में नार्को टेस्ट की भी तैयारी की गई। इसी दौरान जांच में एक और बात सामने आई। पुलिस को पता चल गया कि हत्या के बाद भी आफताब ने डेटिंग ऐप यूज किया था और तो और उसने एक महिला को अपने फ्लैट पर भी बुलाया था, ठीक उसी वक्त जिस वक्त फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स मौजूद थे। धीरे धीरे पुलिस ने केस से जुड़े हुए सारे सबूत इकट्ठा किए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट। इन सभी के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई।
लेकिन इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हत्या का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या होते हुए देखी हो। इसलिए पूरा केस सिचुएशनल सबूतों पर ही टिका था। और अब अगला चरण था अदालत, जहां इस पूरे मामले की परत दर परत जांच होने वाली थी और जहां यह तय होना था कि अदालत आखिर आफ्ताब पूनावाला के लिए क्या फैसला सुनाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट, एक छोटा सा कोर्ट रूम, और आफ्ताब अमीन पूनावाला हर सुनवाई में इसी तरह अदालत में आकर बैठ जाता था, एकदम शांत, बिना किसी भाव के। वो ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ अपने वकील से धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाता था। अक्सर उसके हाथ में एक फाइल या बैग होता है, उसमें केस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। 2023 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में हत्या की पूरी कहानी लिखी गई। पुलिस ने बताया कि 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा वॉलकर की हत्या की और फिर अगले दिन बाजार से आरी और फ्रिज खरीदा और उसके बाद शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और 18 रातों तक महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। चार्जशीट के साथ साथ कई तरह के सबूत भी अदालत में पेश किए गए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और फॉरेंसिक रिपोर्ट। इस केस में कुल 212 गवाहों की सूची बनाई गई। इनमें पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, मकान मालिक और आसपास के रहने वाले लोग और कुछ ऐसे भी लोग थे जो श्रद्धा और आफ्ताब को पहले से जानते थे। धीरे धीरे अदालत में गवाहों की गवाही शुरू हुई। एक एक करके लोग अदालत में आए और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। समय बीतता गया और सुनवाई आगे बढ़ती गई और फिर 3 साल बाद करीब 169 गवाहों की सूची पूरी हो चुकी थी। हर सुनवाई में इस केस से जुड़े सबूत अदालत में पेश किए जाते। श्रद्धा की बरामद हड्डियां, फ्रिज, चाकू और दूसरे सामान। इस पूरे ट्रायल में सबसे अहम गवाही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह की मानी जा रही है और ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने इस केस की जांच की, वही ऑफिसर जिनके सामने आफ्ताब ने हत्या और शव के टुकड़े करने की बात कबूल की थी। फरवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपना बयान देना शुरू किया और फिर कई सुनवाइयों तक उनकी ही गवाही चलती रही। अभियोजन पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा अदालत में श्रद्धा के परिवार का पक्ष रख रही हैं। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है। उनके बयान से पूरी जांच की कहानी अदालत के सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष की रणनीति भी अलग रही। कई बार तो ऐसा हुआ कि आफ्ताब के वकील अदालत में मौजूद ही नहीं थे, तो कभी दूसरी अदालत में केस का हवाला दिया गया, तो वहीं कभी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि इससे ट्रायल में देरी हुई है क्योंकि बचाव पक्ष के वकील के गवाही के बिना यह केस आगे नहीं बढ़ सकता। और तो और इस केस में आफ्ताब का बयान अभी भी बाकी है। अदालत की प्रक्रिया के अनुसार अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद ही आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। आफ्ताब हर सुनवाई में अदालत में मौजूद रहता है, लेकिन अभी तक उसने अदालत में अपना डिटेल्ड बयान नहीं दिया है। इस केस की एक और दुखद बात है जो सामने आई। श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉलकर अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। अदालत में मौजूद सबूतों में श्रद्धा की बरामद हड्डियां भी शामिल हैं और जब तक केस खत्म नहीं हो जाता इन्हें परिवार को नहीं दिया जा सकता। विकास वॉलकर बार बार कहते थे कि उन्हें अपनी बेटी की अस्थियां चाहिए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें और फिर इसी बीच ट्रायल के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनके बाद ये केस श्रद्धा का छोटा भाई श्रीजय वॉलकर आगे लेकर बढ़ रहा है। अब वही अदालत में परिवार की तरफ से मौजूद रहता है और इस केस को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। दूसरी तरफ जिस फ्लैट में यह हत्या हुई वो घर आज भी बंद है। पुलिस ने उसे केस प्रॉपर्टी के तौर पर सील किया हुआ है। इधर मकान मालिक ने अदालत में एक और याचिका दी थी कि उनका फ्लैट उन्हें वापस कर दिया जाए क्योंकि नुकसान हो रहा है, लेकिन अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। अदालत का कहना था कि यह फ्लैट इस केस का सबसे अहम सबूत है और ट्रायल खत्म होने तक पुलिस की निगरानी में ही रहेगा। आज उस बिल्डिंग में नए किराएदार रह रहे हैं। ऊपर और नीचे के फ्लैट में परिवार रहते हैं। कई लोगों को ये बाद में पता चला कि इसी बिल्डिंग में देश के सबसे चर्चित मर्डर केसेस में से एक केस हुआ था।
शुरुआत में लोगों को अजीब लगता था, कुछ लोग डरते भी थे, लेकिन धीरे धीरे फिर लाइफ नॉर्मल हो गई। लेकिन अदालत के उस कमरे में यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस केस ने इंसानी दिमाग में एक नया खौफ पैदा कर दिया है कि क्या एक इंसान दूसरे के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करता हो, जिसके साथ रहता हो। और वो लड़की जिसने अपना घर परिवार ही छोड़ दिया था, क्या वो उसे ऐसी सजा दे सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए कहानी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अहमद अब्बास। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।